क्या हो अगर आप लोगों को पहाड़ों में कैद कर दिया जाए और आपके पास वापस जाने का कोई रास्ता ना हो। इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही होता है। एक अनजान आदमी को कुछ लोग पहाड़ों में कैद कर देते हैं, फिर उसके साथ वहाँ वो होता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। कहानी की शुरुआत में हमें एक फोटोग्राफर दिखाया जाता है जिसका नाम विंधम स्टोन है, जो कि सनसेट की कुछ पिक्चर्स निकालने के लिए आता है। पिक्चर्स की शूटिंग के बाद धीरे धीरे सूरज भी छिपने लगता है, लेकिन उसे सूरज के छिपने से पहले ही अपनी कार तक पहुंचना होता है, जिसे उसने थोड़ी ही दूर पर खड़ा किया होता है। जैसे ही सारी पिक्चर्स क्लिक हो जाती हैं, वो अपनी कार की तरफ जाने लगता है। तभी उसे इन सुनसान पहाड़ों में एक रोता हुआ बच्चा नजर आता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि बिना माँ बाप के इन पहाड़ों में ये बच्चा अकेला यहाँ क्या कर रहा है। तभी स्टोन के पूछने पर वो बताता है कि वो यहाँ खो गया है और उसके माता पिता भी नहीं मिल रहे। फिर वो बच्चा उठकर जिस तरफ उसके माँ बाप गए हैं उसी तरफ बिना कुछ बोले चलने लगता है। वो स्टोन के काफी रोकने पर भी नहीं रुकता। इस सुनसान इलाके में बच्चे को अकेला छोड़ना स्टोन को थोड़ा रिस्की लगता है, इसलिए वो उसके पीछे चलने लगता है। लेकिन आखिरकार धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगता है और स्टोन भी अपनी कार से काफी दूर आ चुका होता है, लेकिन वो बच्चा अभी भी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। इसलिए थक हार कर स्टोन को ही रुकना पड़ता है। वो वापस अपनी कार तक जाने का डिसाइड करता है। उस बच्चे का पीछा करते करते वो अपनी कार को खोने की कगार पर हो गया था। उसे नहीं पता होता कि मैं अब किधर जाऊं, लेकिन तभी वो बच्चा स्टोन को देखकर मुस्कुराने लगता है। तभी स्टोन भी उसे देखकर बोलता है कि मुस्कुरा क्यों रहा है। तभी ये देखकर स्टोन समझ जाता है कि हो ना हो दाल में जरूर कुछ काला है, ये किसी की चाल भी हो सकती है। इसलिए स्टोन वापस अपनी कार की ओर जाने लगता है, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी और घना अंधेरा हो जाता है। इसलिए वो आज रात यहीं पर गुजारने का डिसाइड करता है। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती है और वो उन आवाजों का पीछा करते हुए उनकी तरफ जाने लगता है। वहीं वो देखता है कि एक बहुत ही गहरी खाई होती है जिसमें उसे एक घर भी दिखाई देता है, जिससे वो सोचता है कि यहाँ पर मुझे कुछ मदद मिल सकती है। इसी की उम्मीद से वो एक लंबी सीढ़ी से नीचे की ओर जाने लगता है और उस घर के दरवाजे को नॉक करता है। बार बार नॉक करने के बावजूद उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। इसी वजह से वो थक हार कर दरवाजे को खोल देता है। दरवाजा खोलते ही वो एक सुंदर सी महिला को देखता है जो खाना बनाने में बिजी होती है और उसे पहले से ही सब पता होता है। वो स्टोन से बोलती है कि अंदर आ जाओ और हाथ मुंह धो लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना निकाल देती हूँ। ये सुनते ही स्टोन के तो हाल बेहाल हो जाते हैं। वो शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि मैं आने वाला हूँ। तभी स्टोन उससे बोलता है कि मैं यहाँ खो गया हूँ, मुझे लगा कि यहाँ मुझे कुछ मदद मिल सकती है, इसलिए ही मैं यहाँ आ गया। फिर वो लड़की स्टोन को अपना नाम एलना बताती है और वो स्टोन को बताती है कि यहाँ मैं अकेली रहती हूँ, बिल्कुल तुम्हारी ही तरह। ये सुनकर स्टोन एक बार फिर शॉक हो जाता है। फिर एलना उसे खाने के लिए इनवाइट करती है और उसे भी भूख लगी थी, इसलिए वो बिना शर्माए खाने के लिए बैठ जाता है और उसे सारी बातें बताने लगता है कि वो यहाँ कैसे आया और कैसे फंस गया। लेकिन एलना उसकी बातों में कोई भी दिलचस्पी नहीं लेती और अपने खाने को खत्म करने में लग जाती है। फिर वो स्टोन से कहती है कि रात बहुत हो गई है, तुम अगर चाहो तो यहीं सो सकते हो। अब स्टोन के पास कोई दूसरा रास्ता ना होने की वजह से वो भी यहीं सोने का डिसाइड करता है। फिर अगली सुबह एलना तो सोई हुई थी, पर स्टोन वहाँ से उठकर जाने लगता है बिना कुछ बताए हुए ही। लेकिन जब वो घर से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि रात में जिस सीढ़ी से वो नीचे आया था वो अभी कहाँ गई। ये सोचते सोचते उसका दिमाग खराब होने लगता है और ये घर भी काफी गहराई में होता है। उसके चारों तरफ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें और पहाड़ होते हैं और यहाँ से सीढ़ी के अलावा बाहर जाने का कोई और रास्ता नहीं होता। तभी वो देखता है कि एलना जाग चुकी है और अपना काम कर रही होती है। तभी वो वहां जाकर उससे बाहर जाने का रास्ता पूछता है और उस सीढ़ी के बारे में पूछता है जिससे वो रात को यहाँ आया था। लेकिन एलना उसे कोई जवाब नहीं देती, पर स्टोन के बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो बताती है कि वो सीढ़ी यहाँ पर कभी कभी लगाई जाती है और फिर से हटा दी जाती है। तभी स्टोन उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे अलावा और कोई भी यहाँ पर रहता है, जिस पर एलना कोई जवाब नहीं देती और यहाँ से चली जाती है। उसके जवाब न देने पर स्टोन भी गुस्से में यहाँ से चला जाता है और इन पहाड़ों को पार करने में लग जाता है और चिल्लाते हुए हेल्प मांगता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि रात हो चुकी थी और स्टोन को एक रात फिर से यहीं बितानी होगी। फिर अगली सुबह स्टोन एलना के घर से छेनी और हथौड़ा लेता है, जिसकी मदद से वो इन पहाड़ों को पार करने लग जाता है। हथौड़े की मदद से वो आधी चट्टान को तो पार कर लेता है, लेकिन तभी अचानक से ऊपर से एक कटा हुआ बकरी का सिर गिरता है। इससे स्टोन का बैलेंस खराब हो जाता है और वो नीचे आ गिरता है और वो बेहोश हो जाता है। उसे ऐसे ही पड़े पड़े रात हो जाती है। जब उसे होश आता है तो उसे दर्द महसूस होता है। तब वो देखता है कि उसके पैरों
पैरों में हथौड़ा घुस चुका है, जिससे वो दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लग जाता है। तभी एलना वहाँ आती है और उस हथौड़े को जोर से बाहर निकालती है। फिर एलना उसे अंदर ले जाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, जिससे उसे कुछ आराम मिलता है और वो सो जाता है। अगली सुबह स्टोन एलना को गुस्से में पकड़कर बाहर ले आता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ अकेली कैसे रह रही हो, और वो लोग कौन हैं, तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। फिर भी एलना उसे मेन बात ना बताते हुए गोल गोल घुमाने लगती है। वो कहती है कि यहाँ दूर दूर तक सिर्फ मैं ही हूँ जो तुम्हारा ध्यान रख सकती हूँ और मैं तुम्हारी जरूरतें भी पूरी कर सकती हूँ। तभी स्टोन कहता है कि मुझे तो सिर्फ यहाँ से बाहर जाने का रास्ता दिखा दो। इसी दौरान एलना का मन ललचाने लगता है और वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन स्टोन उसे खुद से दूर कर देता है और एलना भी चिढ़ते हुए उससे दूर चली जाती है। तभी स्टोन देखता है कि दो लड़के उसे आवाज दे रहे हैं और ये देखकर स्टोन यहाँ से वापस जाने के बारे में सोचने लगता है और उन्हें देखकर बहुत खुश होता है। फिर उन्हें रिश्वत देते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ से कैसे भी करके बाहर निकाल लो, और वो चालाक बनते हुए स्टोन से कहते हैं कि तुम यहीं रुको, हम रस्सी लेकर आते हैं। ये सुनकर तो स्टोन की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता और उसे बाहर जाने की एक उम्मीद जगती है। फिर कुछ देर बाद एक ब्लैक जैकेट पहने हुए एक लड़का आता है और एक लंबी सी रस्सी नीचे फेंकता है और उससे कहता है कि रस्सी को अपनी कमर में बांध लो, जिससे हम तुम्हें ऊपर खींच लेंगे। तभी वो खुश होकर रस्सी को बांध लेता है और हम देखते हैं कि वहाँ एक नहीं बल्कि कई सारे लड़के होते हैं जो उसे ऊपर खींच रहे थे। वो स्टोन को आधे रास्ते खींचते हैं, फिर वहीं पर रोक देते हैं और उसे रस्सी पर लटकाए हुए इधर उधर हिलाते डुलाते हैं और उसके साथ खेलने लग जाते हैं। तभी स्टोन उनसे कहता है कि ऐसा मत करो, मुझे ऊपर खींचो, जिससे स्टोन चट्टान से बहुत जोर से टकराता है और बेहोश हो जाता है। वहीं इतना शोर शराबा सुनकर एलना बाहर आती है और इन लड़कों को डांटती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहां स्टोन चोट की वजह से बेड पर लेटा हुआ होता है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो बाहर जाने के बारे में सोचते हुए नीचे गिर जाता है। इसके बाद एलना उसके पास जाकर उसे समझाती है कि तुम अपनी जिद छोड़ दो, ऐसा मत करो और अंदर चलकर आराम करो, और अब तुम मान लो कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो, वही तुम्हारे लिए ठीक होगा। फिर हम देखते हैं कि अब एलना और स्टोन की काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे का सुख दुख में काफी साथ देते हैं। अब स्टोन को भी धीरे धीरे भरोसा होने लगता है कि अब वो यहाँ से बाहर नहीं जा सकता और अब वो भी एलना की बात मान लेता है और उसके कामों में उसका हाथ बटाने लग जाता है। पर इसके लिए एक बात अच्छी होती है कि वो लड़के इन्हें जरूरत का सामान प्रोवाइड कराते रहते हैं और अब एलना और स्टोन भी एक पति पत्नी की तरह रहने लग जाते हैं। वो उसे खाना बनाकर देती है और उसके कपड़े भी धोती है और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। और अब स्टोन भी सोचता है कि अब मैं यहाँ से जाने से तो रहा, इसलिए वो अपने और एलना के लिए सब्जी उगाता है। फिर कुछ दिनों बाद वही लड़के उसे और सामान प्रोवाइड कराते हैं जिनमें शराब भी दी जाती है और स्टोन उस रात बहुत ड्रिंक करता है, जिस वजह से वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता जाता है और स्टोन खुद को एक्टिव करने के लिए कुछ न कुछ एक्सरसाइज करता रहता है। फिर एक दिन वो भी दिन आ जाता है जब एलना प्रेग्नेंट होती है और वो स्टोन को ये बात बताती है। ये बात सुनकर स्टोन तुरंत खड़ा हो जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी स्टोन कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। तभी एलना कहती है कि इसमें तुम भी तो शामिल थे ना, मैंने अकेले तो खुद से नहीं कर लिया। इन सब बातों के बाद हम अगले दिन फिर से देखते हैं कि वो लड़का फिर से आता है जो उन्हें जरूरत का सामान दिया करता था। वो अपना नाम लिपस बताता है और उससे कहता है कि क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो, क्योंकि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। स्टोन कहता है कि हाँ क्यों नहीं, पर यहाँ से कैसे पढ़ा सकता हूँ। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हें खूब पढ़ा लिखा कर एक बड़ा आदमी बनाऊंगा। तभी वो कहता है कि जब ये लोग मेरे पास नहीं रहेंगे तो मैं तुम्हें बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। तभी अचानक से एक बड़ा लड़का आ जाता है जिसने उसकी सारी बातें सुन ली थी और वो आके उस बच्चे को लेके चला जाता है। फिर हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जब एलना घर से बाहर आती है तो आते ही चिल्लाने लगती है। तभी उसकी आवाज सुनकर स्टोन भी बाहर आता है तो वो देखते हैं कि उन लड़कों ने लिपस को मारकर ऊपर टांग दिया है। ये सब देखकर एलना पागल सी हो जाती है क्योंकि लिपस एलना का बेटा था जो उन लोगों ने उससे छीन लिया था। लेकिन स्टोन को समझ नहीं पा रहा था कि एलना इस लड़के के लिए इतना क्यों रो रही है। तभी एलना उसे ये सब बताती है। एलना का मानना था कि स्टोन से बातचीत के कारण ही उसे मार दिया गया है। ये कहते हुए एलना लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाती है और स्टोन को मारने लग जाती है। वो उसे तब तक मारती है जब तक कि वो बेहोश ना हो जाए। फिर हमें
2 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एलना स्टोन को मारकर एक बड़े से पिंजरे में कैद करके रखा होता है। इतने वक्त पिंजरे में कैद रहने के कारण स्टोन का पूरा हुलिया ही चेंज हो जाता है और एलना उसे अंदर ही खाना और पानी देती रहती है, जिस वजह से वो थोड़ा सा पागल हो जाता है और उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। फिर एक दिन एक लड़की उन पहाड़ों के पास आती है और यहाँ वो स्टोन को देख लेती है, जो उसे उसकी मदद करने के लिए कहता है। फिर वो लड़की स्टोन की मदद करने के लिए पुलिस को बुलाने जाती है। अब स्टोन को बहुत दिनों के बाद एक उम्मीद की किरण नजर आती है। उसके कुछ ही देर बाद ही स्टोन देखता है कि उस लड़की को उन लड़कों ने पकड़ लिया है और वो स्टोन को दिखाते हुए उसे उसके सामने ही मार देते हैं। ये देखकर स्टोन बहुत गुस्सा हो जाता है और पिंजरे को तोड़ने लगता है, लेकिन उसके पास कोई मजबूत हथियार ना होने की वजह से पिंजरे को कुछ भी नहीं होता है। अब स्टोन को इस पिंजरे में रहते हुए 9 महीने बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्टोन एलना से कहता है कि प्लीज मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारे बच्चे को अपनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन एलना उससे कहती है कि मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले भी अपना ख्याल रख चुकी हूँ और अभी भी रख सकती हूँ। फिर स्टोन उससे कहता है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों रखा है, जिस पर एलना कहती है कि तुम जब तक रहोगे जब तक ये बच्चा ना हो जाए। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। फिर आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जब एलना को डिलीवरी में मदद के लिए स्टोन को खोलना पड़ता है, लेकिन अब स्टोन में इतनी ताकत नहीं रही कि एलना की मदद कर सके। तभी उसे सीढ़ी नजर आती है जो आज उन लड़कों ने लगा कर रखी थी। वो लड़के भी ऊपर से उन्हें देख रहे थे। स्टोन सीढ़ी की तरफ जा रहा था, तभी उसे पीछे से बच्चे के रोने की आवाज आती है, जो बिना उसकी मदद से ही पैदा हुआ था। अब स्टोन अपने बच्चे को देखकर रोने लगता है और उसे गोद में लेकर उससे प्यार करने लगता है। फिर एलना उसे वापस मांगती है तो वो उसे वापस कर देता है। ये एक लड़की होती है। तभी एलना स्टोन से कहती है कि मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगी, फिर एक दिन ये भी मेरी तरह माँ बनेगी, जिससे मेरा मकसद पूरा हो जाएगा। फिर एलना स्टोन को थैंक्स कहती है। तभी एक लड़का पीछे से आकर स्टोन का गला काट देता है। फिर वो एलना से कहता है कि माँ, हमने इसे भी अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। कहानी के अंत में ये साफ हो जाता है कि ये एक कबीला है जिसमें सारे बच्चे एलना के ही होते हैं। वो सभी स्टोन जैसे लोगों को अपने जाल में फंसाकर एलना के बच्चे पैदा कराते हैं और उनका मकसद पूरा होते ही उन्हें मार देते हैं। इसी तरह से वो अपने कबीले को बढ़ाते रहते हैं। इसी सस्पेंस के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।